हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण जिसमें टोटल 17 अध्याय 17 चैप्टर है, जिसमें से सबसे बड़ा अध्याय है आपका अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा। इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और पिछले साल हुए बहुत से एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिले। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं जिससे अब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर मंडी उप निरीक्षक एग्जाम से पहले छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के पूरे अध्याय 17 कंप्लीट करा दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे में कंप्लीट करा दूं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम अगर पूरा अध्याय 17 में कंप्लीट नहीं भी करा पाया तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं कृषि, उसके बाद पढ़ेंगे वानिकी, उसके बाद आएगा आपका अध्याय खनिज, फिर आएगा उद्योग, फिर विद्युत एवं आधारभूत संरचना और एक है ग्रामीण विकास एवं रोजगार। इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और ये सारे अध्याय मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा अध्याय 12 तक। उसके बाद भी बचे हुए अध्याय हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार तक के चैप्टर मैं आपको एग्जाम से पहले कवर करा करके दे दूं। ठीक है, चलिए देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से ही मंगा सकते हैं। यूट्यूब पर जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसका सारा कंटेंट इस बुक में अवेलेबल है। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है 15 अप्रैल 2026 से। तो जो भी एस्पिरेंट इस ऑनलाइन बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर पे जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए इसमें टॉपिक और सिलेबस कवर कराए जाएंगे। इसका एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, जहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, कौन कौन से सिलेबस इसमें कवर होंगे, वो सारा कुछ यूट्यूब पर एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, वहां से और जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक, चलिए टॉपिक पे आते हैं। अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा, जिसमें सबसे पहला है आपका कृषि, जिसमें दिया गया है फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 अग्रिम अनुमान स्थिर कीमतों पर। कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत आपका फसल क्षेत्र, आपका वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारे के सारे क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां पर बताया गया है फसल क्षेत्र की भागीदारी। ठीक, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर कितना प्रतिशत भागीदारी अनुमानित रहा। तो फसल क्षेत्र की भागीदारी है 33,19,335 लाख रुपए, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का 10.20% हिस्सा कवर करता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7.01% की वृद्धि दर्ज की गई। ये तीनों आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फसल क्षेत्र की भागीदारी कितना अनुमानित है? 33,19,335 लाख रुपए। परसेंटेज में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का 10.20% हिस्सा फसल क्षेत्र का है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के कंपैरिजन में 2025-26 में 7.01% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, प्रदेश में कृषक परिवार, हमारे छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या है 40.11 लाख। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 40.11 लाख छत्तीसगढ़ में कृषक, किसानों की संख्या नहीं पूछ रहा है, ऐसे परिवार जो कि कृषि कार्य के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, कृषक परिवारों की संख्या है 40.11 लाख, 40.11 लाख। इनमें से 80% लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कथन आधारित प्रश्न पूछा था पिछले साल के एग्जाम में।
स्टेटमेंट आया था, छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या 40.11 लाख है। छत्तीसगढ़ में के कुल कृषक परिवारों में 80% लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रदेश में किसानों की संख्या भू अभिलेख वर्ष 2021 के आधार पे, उसके बाद ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या है 40.11 लाख, जिसमें से सीमांत किसान की संख्या है 24.34 लाख, लघु किसान की संख्या है 80.80 लाख और दीर्घ किसान की संख्या है 6.97 लाख। सीमांत किसान क्या होते हैं, लघु किसान क्या होते हैं, दीर्घ किसान क्या होते हैं? सीधे साधारण शब्दों में आपको अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये जो किसानों की जो श्रेणियां हैं ये जोत के आकार पर निर्भर करती है, ठीक है। जो उनके पास कृषि भूमि अवेलेबल है, जोत के आकार पर इनकी श्रेणियां निर्धारित होती है। सीमांत कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर तक या उससे कम कृषि भूमि है उन्हें सीमांत कृषक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है उन्हें जो है लघु किसान श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और दीर्घ किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि है उन्हें जो है दीर्घ किसान के अंतर्गत रखा जाता है। एक और श्रेणी आती है मध्यम किसान की, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है उन्हें मध्यम किसान श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन हमारे प्रदेश में आपके सीमांत लघु, देखिए अलग अलग प्रदेश के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सीमांत किसान जो है वो है आपका 24.34 लाख किसान परिवार, लघु किसान की संख्या है 8.80 लाख किसान परिवार और दीर्घ किसान की संख्या 6.97 लाख किसान परिवार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैविक खेती। पहले डेफिनेशन बता रहा हूं फिर आसान शब्दों में आपको इसको समझाऊंगा। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग यह कृषि की वह पद्धति है जो संश्लेषित और रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, आज के डेट में जो भी आपका उर्वरक यूज होते हैं केमिकल वाले रहते हैं, कीटनाशक यूज होते हैं वो केमिकल वाले रहते हैं, जिनका इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलता है फसलों पर। आप तुरंत कीटनाशक मारेंगे तो अगले दिन पूरे के पूरे जो आपके कीट है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो फसल से हट जाते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि ये जो कीटनाशक है हाई पावर वाले रासायनिक कीटनाशक होते हैं जो कि जमीन में मिल करके आपके उस कृषि उपज के अंदर चले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य पर आपका हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं। तो ये जो आपकी जैविक खेती है ये इन्हीं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अप्रयोग यानी कि पूरी तरीके से इसका प्रयोग न करना और न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और फल एवं सब्जी बाजार के अपशिष्ट खाद जैसे ऑर्गेनिक निविष्टियों को उपलब्ध करा के मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार बनाए रखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाता है। जैसे कि गोबर से खाद बनाया जाता है, जो फल फूल के जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, सब्जियों के जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसे एक जगह एकत्र करके सड़ा करके खाद बनाया जाता है। ठीक, केचुए के माध्यम से खाद बनाया जाता है। ये सभी के सभी जैविक खाद के उदाहरण हैं। तो ऐसे खाद का उपयोग करके कृषि उत्पादकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन तथा वर्ष 2016 में केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। देखिए, पिछले साल के एग्जाम में यानी कि 2025 के एग्जाम में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन और केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन में आए थे, सुमेलित कीजिए करके। एक साइड 4 प्रकार की ऐसी योजनाओं के नाम दिया गया था और उनका प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कब से लागू हुआ या कब से संचालित है पूछा जाए तो वर्ष 2014 से, और केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना यह संचालित है 2016 से, 2 साल बाद। ठीक, हमारे प्रदेश में पांच पूर्ण जैविक जिले हैं जहां पर आपके इसी जैविक माध्यम से या जैविक पद्धति के माध्यम से
जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक का उपयोग करके कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने का कार्य किया जा रहा है, वो कौन कौन से है? एक है सुकमा, दूसरा बीजापुर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा नारायणपुर और पांचवा है आपका गरियाबंद। 4 जिले बस्तर संभाग से और एक है आपका रायपुर संभाग का एक जिला गरियाबंद। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले पूर्ण रूप से जैविक जिले घोषित है? तो ये 5 जिले हैं। और पूर्ण जैविक विकास खंडों की बात किया जाए तो शेष 22 जिले, देखिए इसमें अभी भी जो है ना 22 और ये 5, 27 जिलों के आधार पर ये डाटा अपडेट ही नहीं हुआ है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है। शेष 22 जिलों के एक एक विकास खंड में कार्यक्रम संचालित है। जैसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है वही चीज यहां पर लिखा है। अभी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33, लेकिन यहां पे बोल रहा है 22 और ये प्लस 5 कितना हो गया? 27। 28वां जिला गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका पीजीएम प्रमाणीकरण, जिसका ये जो पीजीएम का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये है क्या? ये जैविक मिशन के अंतर्गत ही कृषकों को उनके जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस हेतु योजना अंतर्गत पीजीएस प्रणाली के माध्यम से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्षेत्र का चयन किया जाता है और योजना अंतर्गत 2025-26 के लिए चयनित कुल रकबा यानी कि क्षेत्रफल 12,200 हेक्टेयर एवं लाभान्वित कृषक संख्या है आपका 21,942, ये किसानों की संख्या है। तो ये है आपका पीजीएम प्रमाणीकरण। ठीक, जैविक खेती केंद्र प्रवर्तित वाला कब लागू हुआ या कब से संचालित है, या राज्य पोषित जैविक खेती कब से संचालित है, ये दोनों का ईयर याद रखना। और ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला पूर्ण जैविक जिला के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन दे देगा सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव। तो कोंडागांव शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जैविक फसल या उत्पाद विपणन। अब तक एक ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जैविक ब्रांड के उत्पाद या उपज, एक है आपका चांगरो राइस बलरामपुर, बांसाझाल राइस सरगुजा, मैकाल नेचर्स कबीरधाम, आगर जैव उत्पाद मुंगेली, आरुग जैविक राजनांदगांव, रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी, पंचतत्व कोंडागांव, आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा, बस्तर नेचुरल बस्तर, केलो ब्रांड रायगढ़, शिवनाथ ऑर्गेनिक दुर्ग, रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर, बालोद ऑर्गेनिक बालोद और जशपुर एग्रो फ्रेश जशपुर। ये क्या है? जैविक ब्रांड है, यानी कि जैविक उत्पाद या जैविक कृषि के माध्यम से जो उत्पाद बनते हैं उसे सेल करते हैं। एग्जाम में 1 साल का क्वेश्चन बना था सुमेलित कीजिए करके, जिसमें एक साइड जो है ये ब्रांड के नाम दे दिया था, ये सभी ब्रांड के नाम दे दिया था, और दूसरे साइड जिलों के नाम दिया था सुमेलित कीजिए करके। 1 साल का क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, अब जैविक फसलों की बात किया जाए तो राज्य में धान की सुगंधित किस्में जिसका नाम है बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा सुगंध, जावा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांछी, काली गिलास और आपका तिल कस्तूरी, ये सभी के सभी धान की सुगंधित जैविक फसल की किस्में हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मक्का एवं लघु धान्य फसलें, कोदो कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा आदि, और दलहन तिलहन में फसलें अरहर जिसका नाम है LRG 41। प्रश्न पूछा जाएगा LRG 41 जो कृषि उत्पाद ये किसका है, किस प्रकार का है? तो आपका अरहर का कृषि उत्पाद है। ये मतलब अरहर दाल का एक प्रकार है। उड़द PU 31, मूंग SLM 668, कुल्थी, तिल, जैविक खेती, इसमें इन सभी फसलों में जो है जैविक खेती की जा रही है हमारे प्रदेश में। काफी ट्रेडिशनल क्वेश्चन एक पूछा जाता है राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार से। सबसे लास्ट कृषि कर्मण पुरस्कार हमारे प्रदेश को मिला है वर्ष 2020-21 में, राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार। उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2016-17 के लिए ध्यान देना,
वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार मिला कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत। ठीक है, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला, जिसमें छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। ठीक, छत्तीसगढ़ शासन या राज्य शासन को अब तक 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें से धान उत्पादन के लिए अब तक 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, वित्तीय वर्ष 2010-11, 12-13 और 13-14। ठीक है, अब तक सर्वाधिक कृषि कर्मण पुरस्कार, राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला है। और ये तीनों साल याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ को धान उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो 3 याद रखना, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। दलहन उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को एक बार 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार और खाद्यान्न उत्पादन हेतु वर्ष 2016-17 का कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के अंतर्गत कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो धान, दलहन और खाद्यान्न उत्पादन तिलहन के लिए नहीं मिला है। ठीक, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, NMNF, जिसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। वही जैविक मिशन के ही प्रकार है, जैविक कृषि के प्रकार के ही, जैविक कृषि टाइप का ही एक मिशन है, नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ये पहली बार एक नया ऐड हुआ है इस अध्याय 7 के अंतर्गत। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, केंद्र प्रवर्तित योजना है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 से ये लागू हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ? वित्तीय वर्ष 2024-25 से। प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, या आपका जो है इंग्लिश का भी हिंदी में कन्वर्जन करके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हिंदी वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछेगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, या फिर हिंदी में ही लिख करके देगा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत कब हुई, तो यह है 25 नवंबर 2024 को। उद्देश्य, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना एवं रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, जैविक कृषि टाइप का। फोकस मॉडल, गो आधारित प्राकृतिक खेती, जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ये सभी के सभी गो आधारित, यानी कि जो गाय के जो गोबर है या जो गौवंशी जानवरों से जो निकलने वाले जो उनके गोबर है, जो उनके मूत्र है, उससे ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इसका उपयोग करके कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना है। क्रियान्वयन एजेंसी क्या है? राज्यों के कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र। ये देखिए, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, पूरे भारत भर में लागू है। तो हर एक राज्य में जो उनका कृषि विभाग होगा और उनका जो कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र आगे हम शिक्षा वाले चैप्टर में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो है इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रगति, वित्तीय वर्ष 2024-25 में चयनित रकबा 23,050 हेक्टेयर तथा 57,625 कृषक इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार, बहुत एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। पिछले साल भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे, बताऊंगा आपको अभी आगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे ई नाम के नाम से भी जाना जाता है। एक साल का क्वेश्चन पूछा गया था कि ई नाम का संबंध किस क्षेत्र से है? खेल क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से। तो ये ई नाम का संबंध जो है ये कृषि क्षेत्र से है। किस प्रकार से इसका संबंध है वो भी देखते हैं। ये जो आपका ई नाम है ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है, एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है, एक प्रकार से वेबसाइट आप समझ सकते हैं, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने विकसित किया। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग राज्यों में कृषक उपज मंडी है, कृषि उपज मंडी है। अब यहाँ का किसान अपना जो कृषि उपज है अगर बेचने के लिए जाएगा मंडी में, तो छत्तीसगढ़ के, जैसे मान लीजिए रायपुर का एक आपका कृषि उपज बाजार है या कृषि मंडी है, वहाँ पर जाकर के एक किसान अपने किसी कृषि उपज को बेचना चाह रहा है,
तो उसके कृषि उपज को सौदा करने के लिए या उसकी बोली लगाने के लिए आसपास के जिलों के ही आपके व्यापारी पहुंचेंगे। रायपुर में हो रहा है तो दुर्ग से पहुंचेंगे, महासमुंद से पहुंचेंगे, धमतरी से पहुंचेंगे, बालोद से पहुंचेंगे, बिलासपुर से पहुंचेंगे। ठीक है। और हो सकता है कि किसान को उसके कृषि उपज का सही लागत ना मिले। फॉर एग्जाम्पल धान, छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार ज़्यादा है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ पर धान का मूल्य, उचित मूल्य यहाँ के व्यापारी नहीं लगा सकते। वहीं अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए गुजरात में मान लीजिए वहाँ पे धान की खपत ज़्यादा है लेकिन पैदावार उतनी नहीं है, तो वहाँ का व्यापारी यहाँ छत्तीसगढ़ के किसान से धान खरीदना चाहता है, तो उस चीज़ को आपका ओवरकम करने के लिए बनाया गया है एक पोर्टल, एक आपका ई नाम पोर्टल बनाया गया है जिससे पूरे भारत भर के कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है। उस कृषि उपज मंडी में बता दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के इस कृषि उपज मंडी में आपका पर्टिकुलर फसल या कृषि उपज का वर्तमान कीमत क्या चल रहा है। अगर उस कीमत पर गुजरात के व्यापारी को या महाराष्ट्र के व्यापारी को या तमिलनाडु के व्यापारी को अगर उस कीमत में खरीदना हुआ तो वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। यानी कि कृषि उपज की जो कीमत है और जो उसका जो व्यापार है उसको नेशनलाइज किया गया है। यानी कि किसी भी राज्य में बैठा कोई भी व्यापारी छत्तीसगढ़, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत भर के कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 20 कृषि उपज मंडी इस पोर्टल में शामिल है। ठीक। उद्देश्य क्या है? कृषि उपज की खरीदी बिक्री में कृषक और व्यापारियों के मध्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना। जनरली क्या होते हैं, जो आपके किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिए व्यापारी नहीं आते, बिचौलिए आते हैं मध्यस्थ करने के लिए, जिसको साधारण शब्द में बोलते हैं दलाल। किसानों से कम कीमत पर खरीद करके आगे बड़े व्यापारियों को कमीशन लेकर के ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। इससे किसान को उनके कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो यहां पर कृषक उपज, जो आपका कृषि उपज मंडी है, उनको ऑनलाइन कर दिया गया। उसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल, जिसमें बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम कर दिया गया है। लक्ष्य, देश में 585 कृषि उपज मंडी, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना इसका लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 20 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के 20 कृषि उपज मंडी इस राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम से जुड़ चुके हैं। पिछले साल का क्वेश्चन आया था, कथन आधारित 4 कथन थे, जिसमें से पहला कथन था कि छत्तीसगढ़ के 14 कृषि मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से जुड़े हुए हैं। दूसरा कथन था सेम, छत्तीसगढ़ के 20 कृषि उपज मंडी आपके राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से जुड़े हुए हैं। फिर 2 और स्टेटमेंट थे, उसको आगे और बताऊंगा आपको, लेकिन ये 2 आपके एक ही क्वेश्चन में सेम 2 स्टेटमेंट आए थे। तो छत्तीसगढ़ के, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो 20 कृषि उपज मंडी जो है इस ई नाम से आपके जुड़े हुए हैं। अब ये 20 कौन कौन से हैं, या तो नाम याद रख सकते हो तो रख लीजिए, और अलग अलग चरण में इन्हें जोड़ा गया। पहले चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवापारा आपके 19/10/2016 को सबसे पहले ये कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया था। दूसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, और तीसरे चरण में राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़। इन दोनों द्वितीय और तृतीय चरण में 8/4/2017 को ये सारे कृषि उपज मंडी जुड़े। उसके बाद चौथा चरण कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर, जशपुर, ये मार्च 2023 में 6 मंडियों को जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में कुल 20 कृषि उपज मंडी इस ई नाम पोर्टल के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, किसान उपभोक्ता बाजार। जैसे कि नेशनल लेवल पर है आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर आपका बनाया गया किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण या किसान उपभोक्ता बाजार। उद्देश्य, बिचौलिया तंत्र को समाप्त कर किसान को अपने कृषि उपज को सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करना, सेम उसी का जैसे उद्देश्य है। तो किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, जहां पर जो है देखिए उपभोक्ता भी बोला जा रहा है, किसान भी बोला जा रहा है, यानी कि जिसे कृषि उपज खरीदना है और जो किसान जिसे कृषि उपज बेचना है उसके लिए एक उपमंडी प्रांगण बनाया गया है। टोटल संख्या, टोटल अधिसूचित
किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण की अधिसूचित संख्या कितनी है? 9, जिसमें से 9 में से क्रय विक्रय खरीदी बिक्री प्रारंभ हो चुका है धमतरी, राजनांदगांव, बेमेतरा। धमतरी में 2017, राजनांदगांव में 2020, बेमेतरा में 2020। लोकार्पण हुआ है रायपुर के नया एवं पुराना मंडी में नवंबर 2019 से। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अभी खुलने को है, बिलासपुर, बरमकेला, चिखली जो कि रायगढ़ का है, और कार्यवाही प्रगतिरत है बैकुंठपुर का। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया तो नहीं है, तो इसे पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते, और इसमें अब तक कोई अपडेट भी देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, इस साल की इकोनॉमिक सर्वे से ये टॉपिक हटा दिया है, लेकिन एक नज़र इस पर भी रखे रहना। नेक्स्ट है किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग मॉल क्या है? जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में आपको फूड कोर्ट यानी कि खाने पीने की भी दुकानें दिखती है, वहाँ पे कपड़ों की दुकानें भी मिलती है, वहाँ पर जो है आपका मूवी थिएटर भी रहता है, वहाँ पे बच्चों की खिलौने की दुकान भी रहती है, यानी कि एक ही छत के नीचे सारा कुछ आपको मॉल में मिल जाता है। उसी कॉन्सेप्ट में बनाया गया है आपका किसान शॉपिंग मॉल, जो कि कृषि संबंधित विभिन्न चीज़ों की दुकानें, जैसे कि खाद की दुकान, बीज की दुकान, कीटनाशक दवा की दुकान, कृषि उपकरणों की दुकान समेत किसानी काम में आने वाली अन्य वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। प्रदेश का पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में वर्ष 2010 से संचालित है। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का किसान शॉपिंग मॉल कहां पर है? तो राजनांदगांव में। नेक्स्ट है फसलों का रकबा एवं उत्पादन 2024-25। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, लेकिन इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो है 2024-25 का। ध्यान देना, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में धान के अंतर्गत टोटल आपका 4405 हेक्टेयर, यानी कि 4405 हेक्टेयर में धान की खेती की गई। उसके बाद 254,000 हेक्टेयर में चने की खेती हुई है, 148 हेक्टेयर में गेहूं की खेती, 141 हेक्टेयर में मक्के की खेती और 137 हेक्टेयर में लाख या तिवड़ा की खेती हुई है। यानी कि ओवरऑल अगर कृषि उपज की बात किया जाए तो ओवरऑल कृषि उपज में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया गया फसल था आपका धान, उसके बाद चना, उसके बाद गेहूं, फिर मक्का, फिर लाख या तिवड़ा। एक साल काफी पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रमुख फसलों को उनके रकबा के आधार पर या फसल क्षेत्र के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए करके। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र अंतर्गत अगर हम बात करें अनाज के अंतर्गत धान, दलहन के अंतर्गत चना और तिलहन के अंतर्गत राई सरसों। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है खाद्यान्न फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें। तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया धान, दलहन फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया, देखिए दलहन में चना, लाख या तिवड़ा, अरहर, उड़द, ये सब दलहन फसलें हैं, उसमें बोया गया चना। और तिलहन के अंतर्गत सरसों और आपका मूंगफली, ये सभी के सभी आपके तिलहन फसलों के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र बोया गया आपका राई सरसों। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है फसलों का उत्पादन 1000 मेट्रिक टन में। फसल तो बो दिया गया, अब उससे कितना उत्पादन हुआ उसकी बात की जा रही है। धान का उत्पादन हुआ 13,222 हेक्टेयर, मक्का का उत्पादन हुआ 459,000 हेक्टेयर, गेहूं का उत्पादन हुआ 237,000 हेक्टेयर। चने के आंकड़े उपलब्ध नहीं है 2024-25 के लिए, ब्लैंक छूटा हुआ है। गन्ने का उत्पादन हुआ 102,000 हेक्टेयर, लाख या तिवड़ा का भी डाटा आपके इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया गया है। सर्वाधिक उत्पादन अनाज में धान का हुआ, दलहन में चूंकि आंकड़े जो है अधूरे हैं इसलिए इसको बताया नहीं गया, और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन हुआ आपके मूंगफली का। ठीक है, देखिए तिलहन में सर्वाधिक क्षेत्र बोया गया था राई सरसों, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ? मूंगफली का। छत्तीसगढ़ में किस तिलहन फसल का वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ पूछा जाए तो वो रहा आपका मूंगफली। ठीक, अगला देखिए, कृषि फसलों का शुद्ध और कुल बोया गया क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 30 जून 2025 तक की स्थिति में। ठीक है, सबसे पहले समझना, यहां पर 2-3 वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल, और कुल बोया गया क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ जो है कृषि मानसून आधारित कृषि है, यानी कि जब वर्षा होती है
वर्षा के समय के आधार पर हमारे यहाँ फसलों को लिया जाता है खेतों में, ठीक है, यानी कि कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो जैसे कि एक किसान के पास ये एक कृषि भूमि है, ठीक है, उसने एक साल में केवल मानसून आधारित कृषि की उसने, और देखिए इसका एरिया कितना है, वो है आपका 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर उसके पास कृषि भूमि है, ठीक। अच्छा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो 2.5 एकड़ होते हैं 1 हेक्टेयर में, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। तो एक किसान है जिसके पास आपका एक कृषि भूमि है जिसका क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर। अब उसने एक साल में, एक पूरे साल भर में इस कृषि भूमि में केवल एक बार ही खेती की, ठीक है, खेती उसने मात्र एक बार की, यानी कि एक बार फसलों को उसने बोया, ठीक है, उसके बाद फसल की कटाई की, सिंचाई की, उसके बाद कटाई की। तो एक साल में उसने एक ही बार अपने कृषि भूमि का उपयोग करके एक ही कृषि उपज उगाया, तो वो कहलाएगा उसका 1 हेक्टेयर। वो क्या काउंट होगा, देखिए क्या बोला जा रहा है, बोया गया क्षेत्रफल, तो उसने एक साल में कुल 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोया। अब वहीं पे जैसे ये जो आपका खेती किया जा रहा है मानसून आधार पर, उसके पास जो है वर्षा के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, उसने मानसून के आधार पर कृषि कार्य प्रारंभ किया, वर्षा हुई, भूमि जो है वो सिंचित हुई, फसल उगा, फसल की कटाई करी, उसके बाद वो अगले मानसून का इंतजार कर रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके जो कि अन्य सिंचाई संसाधन पे उपलब्ध है, नहरों के माध्यम से सिंचाई करते, तालाबों के माध्यम से सिंचाई करते, खुद के अपने बोरवेल होते हैं। तो मान लीजिए एक साल में एक किसान जिसके पास आपके 1 हेक्टेयर की कृषि भूमि है, उसने सबसे पहले इसमें एक कृषि उपज लगाया, ठीक है, सबसे पहले जो है उसने इसमें धान उगाया, धान का फसल बड़ा हुआ, धान की कटाई कर दी, उससे एक बार उसका उपयोग कर दिया, और उसी साल बाद में उसने इसमें गेहूं उगाया, और सिंचाई संसाधन पर्याप्त उपलब्ध होने के कारण मानसून आधार पर वो इंतजार नहीं किया, उसने जो है इसी कृषि भूमि में 2 फसल ले लिया। तो भूमि तो उसकी 1 हेक्टेयर है, लेकिन बोया गया क्षेत्रफल हो जाएगा 2 हेक्टेयर, क्योंकि पहले उसने 1 हेक्टेयर में धान बोया, फिर दूसरे हेक्टेयर में उसने गेहूं बोया। कृषि भूमि तो 1 ही हेक्टेयर है, लेकिन बोया गया क्षेत्रफल हो जाएगा 2 हेक्टेयर, ठीक। तो वही कॉन्सेप्ट है यहां पर जो इतना बता रहा हूं, क्योंककि आगे ये काम आएगा, ठीक है, ध्यान समझना। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 141.27 लाख हेक्टेयर, 135,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर में, हेक्टेयर में है 141.27 लाख हेक्टेयर, ठीक। बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, यानी कि एक साल में एक बार की खेती, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल एक बार 46.23 लाख हेक्टेयर है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल वो रहा आपका 9.19 लाख, और कुल बोया गया क्षेत्रफल दोनों को टोटल करेंगे तो 55.42 लाख हेक्टेयर, ठीक, समझ में आया। एक बार अगर कृषि उपज लिया, भूमि तो 1 ही हेक्टेयर है, तो वो काउंट होगा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर। अब उसने अपने भूमि पर 2 फसल ले लिया, तो वो 2 काउंट होगा, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल, और दोनों को टोटल करेंगे तो कुल बोया गया क्षेत्रफल, एक फसली द्विफसली ऐसे टाइप का समझ के चलिए, ठीक है। जिलेवार शुद्ध नीरा बोया गया क्षेत्रफल 33 जिलों के आधार पर, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या एक बार बोया गया क्षेत्रफल, या इसे ही कहा जाता है आपका नीरा बोया गया क्षेत्रफल, 33 जिलों के आधार पर सर्वाधिक आपका नीरा बोया गया या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल रहा आपका महासमुंद का, ठीक है, सबसे कम रहा नारायणपुर का। वहीं अगर हम बात करें जिलेवार सकल, यानी कि कुल बोया गया क्षेत्रफल, जिसमें एक बार और एक से अधिक बार दोनों काउंट होकर के जो आपका डाटा है उसकी बात हो रही है, जिलेवार सकल या कुल बोया गया क्षेत्रफल 33 जिलों के आधार पर तो सर्वाधिक रहा बेमेतरा जिले में, और उसके बाद न्यूनतम रहा आपका नारायणपुर जिले में। द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल, यानी कि ये डाटा की बात हो रही है, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल, प्रदेश में 33 जिलों में एक से अधिक बार यानी कि द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक बेमेतरा का और सबसे कम दंतेवाड़ा जिले का है, ठीक है। यहां पे जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं ना, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
उसके बाद एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल या द्विफसली, उसके बाद है आपका सकल बोया गया क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। ठीक, उसके आधार पर यहां पे जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम डाटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उद्यानिकी। उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल अनुमानित 2025-26 में यह रहा 7.31 लाख हेक्टेयर। प्रश्न पूछा जाएगा आपके उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितना क्षेत्रफल अनुमानित है, यानी कुल कितने क्षेत्रफल में उद्यानिकी फसलों की उपज ली गई। ठीक है, वो रहा 7.31 लाख हेक्टेयर। उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित, तो उद्यानिकी फसलों का उत्पादन रहा 90.52 लाख मीट्रिक टन। उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता अनुमानित ये रहा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12.73 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में आपका कितना मीट्रिक टन उत्पादकता अनुमानित रहा, ऑन एन एवरेज बात की जा रही है। उद्यानिकी फसलों का रकबा एवं उत्पादन 2025-26, अब ये क्या है देखिए, जैसे कि हमने आपका कृषि उपज का देखा, वैसे उद्यानिकी फसलों का रकबा के आधार पर क्रम 1000 हेक्टेयर। अब यहां देखना, उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सब्जी, फल यानी कि फ्रूट्स, सब्जी यानी वेजिटेबल्स, मसाला, प्लांटेशन क्रॉप यानी कि जो पौधे रोपे जाते हैं, पुष्प फ्लावर्स, औषधि फसल और सुगंधित फसल। पहले औषधि एवं सुगंधित फसलों को एक साथ रखा जाता था, इस साल इकोनॉमिक सर्वे में इसे अलग अलग कर दिया है। तो पूरे के पूरे उद्यानिकी फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोया गया आपका सब्जी 339.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में, उसके बाद बोया गया फल 191, उसके बाद मसाला 58, प्लांटेशन क्रॉप 25, पुष्प 11, औषधि पुष्प 2.6, सुगंधित पौधे 0.8। ठीक, तो सर्वाधिक आपका रकबा किस उद्यानिकी फसल का रहा, तो वो रहा आपका सब्जी का। नेक्स्ट, उद्यानिकी फसलों का उत्पादन के आधार पर क्रम 1000 मीट्रिक टन। ठीक है, 1000 मीट्रिक टन। सर्वाधिक उत्पादन हुआ सब्जियों का 63-29.3 हजार मीट्रिक टन। उसके बाद उत्पादन हुआ फल का 2072 मीट्रिक टन। फिर हुआ उत्पादन फसलों का 419.8। फिर हुआ पुष्प का, देखिए प्लांटेशन क्रॉप है, यहां पे हो गया पुष्प का 102.7, प्लांटेशन क्रॉप 96.7, औषधि फसल 22.6, सुगंधित फसल 8.5। एग्जाम में से वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक रकबा किस उद्यानिकी फसल का रहा, तो वो रहा आपका सब्जी का। किसका उत्पादन सर्वाधिक रहा? सब्जी का। ठीक, उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत उत्पादकता के आधार पर मीट्रिक टन पर हेक्टेयर ये सर्वाधिक रहा आपका सब्जी का। ठीक है, 14.40 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है आपका फल सब्जी मंडी। छत्तीसगढ़ में फल सब्जी मंडियों की कुल संख्या है 6। ठीक है, जहां पे फल और सब्जी का विक्रय किया जाता है। एक होता है कृषि उपज मंडी, जहां पे कृषि उत्पाद का, यहां पे फल और सब्जियों की बात हो रही है। तो ये है आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव और पखांजूर। यहां पर टोटल 6 फल सब्जी मंडियां स्थापित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जल संसाधन। जल संसाधन, इससे भी एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, कथन आधारित प्रश्न। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्रोतों सहित जल की मात्रा ये रहा 48,296 मिलियन घन मीटर। कथन पूछा, कथन में आया था ये सब चीज, जल उपयोग में लाया जा सकता है, इतना आपका मिलियन घन मीटर उपलब्ध है, जिसमें से 41,720 मिलियन घन मीटर ये उपयोग में लाया जाने वाला जल है। भूगर्भिक जल की मात्रा 12,180 मिलियन घन मीटर। ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर जो आप बोरवेल करके जो जमीन से पानी निकालते हैं उसकी बात हो रही है। ये सभी के सभी जो डाटा है ये नदियों का, तालाबों का, जलाशयों का ये डाटा है। और जमीन के नीचे के जल की मात्रा है 12,180 मिलियन घन मीटर, जिसमें से 47.32% उपयोगी है, जिसे उपयोग में लाया जा रहा है। भूजल सुरक्षित श्रेणी
छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंडों में से 119 विकास खंड जो कि सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है। आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत 22 विकास खंड है और 5 विकास खंड जो है ये पूर्णतः संकटपूर्ण श्रेणी में है, क्रिटिकल स्टेज में है। कथन आधारित प्रश्न बना था, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा 48,296 मिलियन घन मीटर है। दूसरा आया था, छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक जल की मात्रा कुल मात्रा का 47.32% उपयोगी है। और एक आया था, छत्तीसगढ़ में भूजल सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत इतने विकास खंड है। ऐसे टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ये पूरे टेबल से क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना। और इससे पहले जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ठीक है, तो ये डाटा को याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंचाई संसाधन। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल, अब इसे लेके डाउट मत करना, यहां पे दिया गया 137.90 लाख हेक्टेयर। यहां पर दिया गया था छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 141.27 लाख हेक्टेयर। ये इकोनॉमिक सर्वे के बुक में ही दो जगह दो डाटा दिया गया है, ठीक है। अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, मैंने बहुत खोजा था, शुरू से ही इसको मैं लिखते आ रहा हूं, लेकिन ठीक है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता नवंबर 2025 तक की स्थिति में है 21.90 लाख हेक्टेयर। राज्य निर्माण के पश्चात अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुआ है 8.62 लाख हेक्टेयर। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कथन आधारित, पिछले साल ही आया है। जैसे कि मैंने कहा, पिछले साल बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने के लिए मिले हैं। छत्तीसगढ़ की कुल सृजित सिंचाई क्षमता 21.90 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ वर्ष 2000 में, तब से लेकर के नवंबर 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जो है टोटल 8.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है और वृद्धि होकर के वर्तमान में पहुंच गया है 21.90 लाख हेक्टेयर। अब 2000 में कितना था वो निकालना है, तो 21.90 लाख हेक्टेयर में से इसको घटा दो, 2000 का आंकड़ा निकल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत वो है 38.40%। समस्त सिंचाई स्रोतों में से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है 35% क्षेत्र में, ठीक है। प्रदेश का कुल सिंचाई प्रतिशत कितना है? 38.40%। ये सिंचाई प्रतिशत है प्रदेश का कुल। और सिंचाई, समस्त सिंचाई स्रोतों से यानी कि जलाशयों से, नलकूप से, तालाबों से, नहरों से, ठीक है, समस्त सिंचाई स्रोतों से जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वो है 35% क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट है निर्मित एवं निर्माणाधीन सिंचाई योजनाएं। अब ये क्या है, ध्यान समझना। ये आंकड़ा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया गया है, ठीक है, ये डाटा मिसिंग है। लेकिन एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन आया था। इस साल तो जल संसाधन विभाग का एनुअल रिपोर्ट जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है वो भी नहीं आया। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं उसको काफ़ी ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिला कि उसमें ये डाटा अपडेट हो जाए। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में से ये चीज़ पूरा हटा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में अब तक टोटल 8 वृहद, 38 मध्यम, 2514 लघु सिंचाई, 30 नलकूप योजना और 897 एनीकट निर्मित हो चुके हैं। निर्माणाधीन है 4 वृहद, 0 मध्यम, 365 लघु, 1 नलकूप योजना और 292 एनीकट निर्माणाधीन है। अगर इसमें कुछ अपडेट मिलता है, ये जल संसाधन विभाग का एनुअल रिपोर्ट आता है कुछ दिन बाद, तो इसे मैं अपडेट कराऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। समस्त सिंचाई संसाधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्र 30 जून 2025 तक की स्थिति में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 15.11 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र 19.11 लाख हेक्टेयर। वही जैसे मैंने बताया कि एक किसान के पास कृषि भूमि है जिसका क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर उसका कृषि भूमि है। एक साल में एक फसल लिया, एक फसल के लिए उसने कृषि भूमि को एक बार सींचा, ठीक है, इसकी सिंचाई एक बार की, तो वो क्या होगा, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल एक बार।
कुल सिंचित क्षेत्रफल यानी कि उसने जो है अपने कृषि भूमि में 2 फसल लिया और उसको 2 बार सींचा, तो वो हो जाएगा 2 हेक्टेयर। वही बात यहां पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 15.11 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्रफल 19.11 लाख हेक्टेयर, और सर्वाधिक उपयुक्त संसाधन छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए है वो है नहरें एवं जलाशय, कनाल और आपका डैम, नहरें एवं जलाशय। जिलेवार कुल सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल रहा आपका बेमेतरा में, ठीक है, और आपका प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो वो है जांजगीर चांपा। कारण देखिए, बेमेतरा जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ पे मानसून जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, इस कारण से वहाँ पर सिंचाई के लिए अन्य संसाधन है। स्प्रिंकलिंग पद्धति के माध्यम से किया जाता है, नलकूपों के माध्यम से किया जाता है। वहाँ पर जो है बहुत सी नदियों के जल को नहरों के माध्यम से, बैराज के माध्यम से वहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो वहाँ वो जो है क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित है आपका बेमेतरा। आपका कवर्धा, बेमेतरा पूर्ण तरीके से वृष्टि छाया में नहीं आता, लेकिन हाँ वहाँ पे मानसून थोड़ा सा कम पहुँचता है। दूसरा, प्रतिशत के आधार पर जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में महानदी मैदान के एकदम प्रीमियम पॉइंट पर है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिवनाथ, लात, जोक और भी बहुत सारी नदियाँ वहाँ पर है, तो उस कारण से इसका सिंचाई प्रतिशत सर्वाधिक है। कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत जांजगीर चांपा जिले का है। न्यूनतम है क्षेत्रफल के आधार पर दंतेवाड़ा, और प्रतिशत के आधार पर है दंतेवाड़ा व सुकमा, दोनों का परसेंटेज 0.0% है। ये शुद्ध और कुल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। उपयोग किए जाने के आधार पर, उपयोग किए जाने वाले सिंचाई संसाधन के आधार पर, सिंचाई संसाधन क्या क्या है? नहरें एवं जलाशय है, नलकूप यानी कि बोरवेल, आपका तालाब है, कुएं है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है 52% नहरें एवं जलाशय के माध्यम से, ठीक। उसके बाद नलकूप के माध्यम से 29%, तालाबों के माध्यम से और कुओं के माध्यम से। ये इनका घटता हुआ क्रम है, क्रम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रदेश से सम्मिलित 3 परियोजना। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शामिल कौन कौन से है? केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना। ये 3 परियोजनाएं जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो केलो वृहद परियोजना केलो नदी के ऊपर 21,225 हेक्टेयर है। खारंग सिंचाई परियोजना जो कि है 8,300 हेक्टेयर, और मनियारी नदी वाला मनियारी सिंचाई परियोजना 11,515 हेक्टेयर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 8 वृहद जल परियोजना, जैसे कि हमने देखा था, आपको बताया निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजना, तो 8 जो वृहद जल परियोजना है उसमें से पहले नंबर पर है महानदी परियोजना समूह, जिसके अंतर्गत लाभान्वित जिले हैं आपके रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी और बालोद। प्रश्न पूछ सकता है महानदी परियोजना समूह के अंतर्गत लाभान्वित जिले कौन से हैं? दूसरा है तांदुला जलाशय, जिसके अंतर्गत बालोद, दुर्ग और बेमेतरा जिले लाभान्वित है। सिकासार पैरी जलाशय, जिसमें गरियाबंद और धमतरी लाभान्वित है। कोडार जलाशय महासमुंद लाभान्वित है। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, जिसमें कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ लाभान्वित है। जोग व्यापर्तन, जिसमें बलौदाबाजार, भाटापारा, सारंगढ़, बिलाईगढ़ लाभान्वित है। खारंग जलाशय बिलासपुर, मनियारी जलाशय मुंगेली, ठीक है, मनियारी परियोजना मुंगेली, ठीक। तो ये सभी के सभी टोटल 8 वृहद परियोजनाएं हैं। इसका भी पूरा नाम याद रखना, ठीक है। प्रदेश के 8 वृहद परियोजनाएं कौन कौन से है, ठीक। नेक्स्ट है पशुधन और मत्स्य विकास। जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थिर कीमतों पर। छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुधन का भागीदारी रहा 6,31,586 लाख रुपए, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का मात्र 1.94% है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। वही मत्स्य उद्योग का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 8,99,469 लाख रुपए की भागीदारी है,
छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी का 2.76%, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 2.76% हिस्सा मत्स्य उद्योग का है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.98% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगर हम बात करें मछली पालन की, तो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कुल जल का क्षेत्रफल है 2.039 लाख हेक्टेयर। इस 2.039 लाख हेक्टेयर में से 1.983 लाख हेक्टेयर में मछली पालन किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2.039 लाख हेक्टेयर में जल उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है। उनमें से 1.983 लाख हेक्टेयर में जो आपका जल क्षेत्र है उसका उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है, जो कि उपलब्ध जल क्षेत्र का 97.25% है। पिछले साल एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जल क्षेत्र इतना है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध जल क्षेत्र का इतने क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है, उपलब्ध जल क्षेत्र का इतना प्रतिशत हिस्सा मछली पालन के लिए उपयोग हो रहा है। कथन आधारित प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना। मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन, एक तो मछली पालन और मछली के बीज का उत्पादन, ये दोनों की बात हो रही है। मत्स्य बीज उत्पादन 58,358 लाख स्टैंडर्ड फ्राइड मत्स्य बीज 2024-25 में, और सितंबर 2025 तक की स्थिति में 48,185 लाख स्टैंडर्ड फ्राइड मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। अब मछली उत्पादन कितना हुआ, मत्स्य उत्पादन कितना हुआ, तो ये रहा 8.37 लाख मीट्रिक टन वित्तीय वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन हुआ। और अगर बात किया जाए सितंबर 2025 तक की स्थिति में, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है, लेकिन यहां पर 1 अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक का ही डाटा है, वित्तीय वर्ष पूरा नहीं है। 3.95 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ, जिसमें से ये तो आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र। इससे रेयरली क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन यही रिपीट होता है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थित है। तो एक है रायपुर के सरोरा में और दूसरा कबीरधाम के रामपुर ठाठापुर क्षेत्र में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मौजूद है। सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र सरगुजा के सकालो में, बस्तर के परचनपाल में और आपके जशपुर के कुनकुरी में प्रस्तावित है। ये दो में आपका मौजूद है और कुनकुरी में प्रस्तावित है। और एक है 20वीं पशु संगणना 2019 के बाद नया नहीं आया है। अब अभी जो है 21वां जो है काउंट हो रहा है। ठीक है, जब इकोनॉमिक सर्वे में लिख रहा था तब मैंने इसको थोड़ा सर्च करने की कोशिश किया, तो अभी जो है ये काउंटिंग चालू है। 21वां रिपोर्ट भी मेरे हिसाब से अगले साल से पहले आ जाएगा। तो अभी 20वां पशु संगणना 2019, जिसमें गौवंशीय जानवर, गायों की जो संख्या है वो है 99.84 लाख, भैंस वंशीय जो आपके मवेशी जो जानवर है उनकी संख्या है 11.75 लाख, बकरे एवं बकरियों की संख्या 40.05 लाख, सूकर की संख्या 5.27 लाख, कुटकुट एवं बतख की संख्या 187.12 लाख और छत्तीसगढ़ का कुल पशुधन है 1.59 करोड़। ये छत्तीसगढ़ का कुल पशुधन है, इतने पशु मौजूद है आपके इन सभी को मिला करके। ठीक, अब नेक्स्ट है योजनाएं, कृषि से संबंधित कुछ योजना। हमने सबसे पहले कृषि पढ़ा, उसके बाद उद्यानिकी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जल संसाधन पढ़ा। अब हम देखेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। योजनाओं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, किस प्रकार का क्वेश्चन आया पिछले साल वही बताऊंगा। राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये संबंधित है स्प्रिंकलिंग एवं, अगर स्प्रिंकलिंग क्या होता है, ड्रिप एवं टपक सिंचाई। ठीक है, ड्रिप एवं टपक सिंचाई संबंधित है राज्य पोषित सूक्ष्म, इसको ध्यान देना, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। ड्रिप एवं टपक सिंचाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखे होंगे तो जैसे खेत होते हैं, खेत में ऐसे क्यारी बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्यारी बनाया जाता है और यहाँ पर जो है फसल उगाया जाता है, इन क्षेत्र में फसल उगाएंगे और इन क्षेत्र के बीच में यहाँ पे पाइपलाइन बिछाया जाता है और इस पाइपलाइन में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और वो छोटे छोटे छेद से लगातार पानी रिस करके जमीन में जाता रहता है, जिससे कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो सके, पानी का दुरुपयोग भी ना हो और लगातार वो भूमि जो है गीली रखने के लिए इस ड्रिप एवं टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य, ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से 2013-14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में इसे लागू किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना कब से छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में लागू है 2013-14 से। ठीक है, इसके अंतर्गत ये स्प्रिंकलिंग या डीप और टपक सिंचाई के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% और बड़े किसान को 45%, अधिकतम रकबा जिनका 5 हेक्टेयर है, ठीक है, मैक्सिमम 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए इस सेटअप को बैठाने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को कुल लागत का 55% अनुदान दिया जाएगा, बड़े किसानों को 45% अनुदान दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है किसान समृद्धि योजना संबंध वृष्टि छाया प्रदेशों के लिए लाया गया है आपका किसान समृद्धि योजना, जहां पर नलकूप यानी कि बोरवेल के माध्यम से सिंचाई की जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, एक तो ऐसे ही ओवरव्यू बना रहा हूं, ये मैप है, यहां पर आपका मैकाल पर्वत श्रेणी मौजूद है। हमारे यहाँ जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, एक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से आती है, दूसरी जो है अरब सागर वाली शाखा से आती है। अरब सागर वाली शाखा का जो आपका मानसून है वो प्रवेश नहीं कर पाता, पूरा का पूरा वर्षा मध्य प्रदेश में हो जाता है, और जो आपका बंगाली खाड़ी वाली शाखा है वो वर्षा करते हुए आगे बढ़ती जरूर है, लेकिन वृष्टि छाया प्रदेश में उतनी वर्षा नहीं कर पाती जितना करनी चाहिए। तो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत कबीरधाम, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये सभी आते हैं। तो यहां पर जो है मानसून नहीं पहुंच पाता, तो इनके लिए लाया गया किसान समृद्धि योजना, जिसमें भूजल का नलकूपों के द्वारा समुचित उपयोग, उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वृष्टि छाया प्रदेश जो है इसके अंतर्गत लाभार्थी है। नलकूप अनुदान तथा पंप प्रतिस्थापित, एक तो बोरवेल करने के लिए और उसमें पानी खींचने के लिए पंप स्थापित करने के लिए राज्य पोषित एक योजना है, जिसमें ST SC अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 43,000 रुपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 35,000 रुपए तक, और आपका अनरिजर्व जो कैटेगरी है जनरल 25,000 रुपए तक आपका नलकूप अनुदान एवं पंप प्रतिस्थापित करने के लिए दिया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, उद्यानिकी फसलें, सब्जी, फल, पुष्प, यही सारी चीज ये लागू हुआ है 10वीं पंचवर्षीय योजना से वित्तीय वर्ष 2005-6 से। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, और ये एक केंद्र प्रायोजित यानी कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। शामिल इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 जिले सम्मिलित है। ठीक है, अब ये 24 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ पे नाम रीड कर सकते हैं। बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जगदलपुर, रायपुर, कोरिया, जशपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, गरियाबंद, बलौदा बाजार एवं गोरेला पेंड्रा, मरवाही, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, टोटल 24 जिले इस राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत हमारे प्रदेश में शामिल है। बागवानी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने से संबंधित एक मिशन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लघुत्तम सिंचाई योजना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। लघुत्तम सिंचाई योजना किससे संबंधित है? तालाबों के निर्माण से संबंधित है। राज्य पोषित यानी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसमें 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले तालाब का निर्माण किया जाएगा। एक ऐसे तालाब का निर्माण करना जिसकी सिंचाई क्षमता 40 हेक्टेयर तक हो। ठीक है, शासकीय भूमि पर 100% शासकीय व्यय, सामूहिक तौर पर एक गांव के किसानों के लिए तालाब निर्माण किया जाएगा और उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। ठीक है, शासकीय भूमि पर ही निर्माण किया जाएगा। फसल बीमा योजना, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। फसल बीमा योजना क्या है? पहला चीज तो ये फसल बीमा योजना जो कि 2016 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि किसानों ने कृषि उपज लगाया, अब अचानक से अतिवृष्टि हो गई यानी बहुत मूसलाधार बारिश हुई, फसल सड़ गए, किसी साल जो है छोटे छोटे जो कीट है उनका ही हमला बढ़ गया जिसके कारण फसल बर्बाद हो गया। तो इन सारी जो प्राकृतिक आपदाओं में जो फसल का नुकसान होता है उसमें किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया। फसल बीमित, इसके अंतर्गत कौन, देखिए ऐसा नहीं कि हर प्रकार की फसल, कुछ चुनिंदा फसलों को इसे बीमित किया जाता है। खरीफ के अंतर्गत धान जो कि सिंचित है, धान असिंचित, उसके बाद मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी। रबी के अंतर्गत गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई, सरसों, अलसी, ये जो है इसके अंतर्गत बीमित फसलें, ये सारे फसलें शामिल है। कथन आधारित प्रश्न में आ सकता है। प्रीमियम राशि योजना अंतर्गत कृषकों को खरीफ फसल हेतु 2% तथा रबी फसल हेतु 1.5% प्रीमियम राशि देय होगा। शेष राशि का वहन केंद्र और राज्य के मध्य उसका बंटवारा होगा। देखिए
अब राशि कितनी है वो डिसाइड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए एग्जाम्पल के लिए, तो 100 रुपए का खरीफ फसल के लिए 2% यानी कि 2 रुपए जो है ये किसान देंगे, और बचा हुआ जो 98 रुपए है उसे 50-50 आधा आधा कौन बांटेंगे? केंद्र और राज्य सरकार। ठीक है, रबी के लिए है 1.5%। ठीक, हाँ, कथन आधारित प्रश्न जैसे आया था, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीमित कृषक संख्या, खरीफ फसलों के जो बीमित किसानों की संख्या थी वो थी आपका 14.95 लाख। एग्जाम में कथन आधारित आया था कि वित्तीय वर्ष 2000, अगर इसी साल को रेफरेंस लेके चलूं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ बीमित कृषक संख्या, पूरा डाटा आया था, मैं तो यहां शॉर्टकट में लिखा हूं, 14.95 लाख ये किसानों की संख्या थी। वर्ष 2024-25 में बीमित कृषक संख्या रबी के फसल के लिए 2.93 लाख। खरीफ फसल के बीमित कृषक की संख्या 2000, देखिए ये क्या है 2024-25, अब यहां बात हो रही 2025 यानी कि आधा है, इसमें 15.32 लाख, और 2024-25 में 57,113 खरीफ तथा 85,485 रबी कृषकों को दावों का भुगतान किया गया, यानी कि इतने किसानों ने दावा किया था और उन्हें भुगतान भी किया गया, जिसमें से ये आंकड़ा एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शाकंभरी योजना। शाकंभरी योजना जो कि संबंधित है 0.5 से 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत एवं ओपन वेल सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप एवं पेट्रोल पंप और कुओं का निर्माण, ये शाकंभरी योजना से संबंधित है। ठीक है, एक तो विद्युत पंप, ओपन सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप, पेट्रोल से चलने वाले पंप और कुओं का निर्माण, ये सभी के सभी शाकंभरी योजना के अंतर्गत बनाए जाते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। राज्य के समस्त जिले, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में ये लागू है। लाभान्वित सभी लघु एवं सीमांत कृषक। अब एक चीज ध्यान देना, कथन आधारित अगर प्रश्न पूछा गया तो पहला स्टेटमेंट तो यही बनेगा, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि छत्तीसगढ़ के सभी किसान इसके अंतर्गत लाभान्वित है। तो ध्यान देना, सभी वर्ग का मतलब ST, SC, OBC, जनरल, ये बात हो रहा है, लेकिन इसके लघु एवं सीमांत कृषक शामिल है, दीर्घ किसान इसमें शामिल नहीं है। उद्देश्य, प्राकृतिक जल स्रोत का सिंचाई में समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कूप यानी कि वही बोरवेल करके स्थापित करना तथा कुएं निर्माण के लिए 50% अधिकतम 25,200 रुपए अनुदान दिया जाएगा। पंप खरीदने के लिए 75% अधिकतम 16,875 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, पंप की कीमत क्या है उसके आधार पर डिसाइड होगा, या तो 75%, और 75% से ज्यादा हो रहा है तो मैक्सिमम 16,875 रुपए का अनुदान सरकार देती है। ठीक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है पिछले साल। यह प्रारंभ हुआ वित्तीय वर्ष 2015-16 से। उद्देश्य, जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों का विकास, भू जल संवर्धन तथा जल उपलब्धता का दक्षता पूर्वक उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह स्प्रिंकलिंग एवं ड्रिप या टपक सिंचाई को प्रोत्साहित करता है। स्प्रिंकलिंग सिंचाई का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। अगर खेतों में अगर आप नहीं देखे हैं तो बहुत से गार्डन, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग परिचित है। शहरी क्षेत्र में गार्डन होता है, बहुत बड़े गार्डन एरिया में ऐसे जगह जगह पे ऐसे टाइप के कुछ लगे रहते हैं टी शेप में, जो कि लगातार पानी का छिड़काव काफी दूर दूर तक करते हैं। ये कहलाता है स्प्रिंकलर। ठीक है, काफी दूर दूर में पाइप खड़ा करके उसके ऊपर बनाया जाता है, जो कि काफी दूर दूर तक जो है पानी का छिड़काव करते हैं, ये कहलाता है स्प्रिंकलर। डीप और टपक सिंचाई क्या होता है आपको बता चुका हूं। तो इससे जो है सिंचाई को प्रोत्साहित करना है। अनुदान, केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 55% और अन्य किसानों को 45% अनुदान दिया जाता है। पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को कितना अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन ए, लघु एवं सीमांत किसान 55% और अन्य किसान 45%। ऑप्शन बी, लघु एवं सीमांत कृषक 50%, अन्य किसान 40%। ऑप्शन सी, लघु एवं सीमांत किसान 25%, अन्य किसान 15%। ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, विशेष, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,147 लाख से
13,668 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की गई है, जिसमें 16,140 हितग्राही लाभान्वित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, काफी बड़ा चैप्टर है ये ना, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। इस बार कुछ नया भी इसमें ऐड हुआ है, तो ये चैप्टर और भी बड़ा हो गया है। अक्ति बीज संवर्धन योजना संचालित, ये सारा चीज आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा। ये सारा योजना आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अक्ति बीज संवर्धन योजना कृषि, ये जो संचालित है कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है, एक योजना है कृषक समग्र विकास योजना, जिसके अंतर्गत अक्ति बीज संवर्धन योजना संचालित है। राज्य सरकार के द्वारा पोषित एक योजना है। उद्देश्य गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों का उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। क्या होता है, मान लीजिए किसान ने जो है कृषि उपज लगाया, अब उससे फसल तो उगा, लेकिन उस फसल में कीड़े लग गए। अब उस फसल को उसने कटाई कर ली और कुछ फसल के बीज को उसने एकत्र करके रख लिया, लेकिन वो जो बीज है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले साल उसमें कीड़े लग गए थे, तो इस साल अगर उसको लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फसल उतनी उत्पादकता नहीं देगी। तो उसके लिए गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों का किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके, इसलिए लाया गया अक्ति बीज संवर्धन योजना। अनाज फसल की बीज 500 रुपए प्रति कुंटल, जिसमें धान, गेहूं, कोदो, कुटकी एवं रागी शामिल है, और तिलहन बीज 1000 रुपए प्रति कुंटल की दर से उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सूर्यधारा योजना। सूर्यधारा योजना जो कि बीजों की अदला बदली संबंधित है। कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों की उन्नत बीज प्रदान करना। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि फसल लगाए, उसमें कीड़े लग गए और उस फसल से कटाई करने के बाद कुछ बीज अपने पास रख लिए, दोबारा लगाएंगे तो फसल फिर से खराब होगा। तो इसमें जो बचे हुए जो बीज है, जो खराब बीज है, कृषक अपने अलाभकारी बीज के बदले लाभकारी बीज, उन्नत बीज उन्हें दिया जाएगा। यानी कि अपने बीजों को लाके जमा करो और उसके बदले में दूसरे बीज लेकर के जाओ। लेकिन इस सभी फसलों के लिए लागू नहीं है। 1 हेक्टेयर तक जो क्षेत्र है उसमें जो बीज उपयोग में होगा वो, प्लस प्राथमिकता दी जाएगी दलहन एवं तिलहन बीजों को। धान वान की बात नहीं हो रही, दलहन की बात हो रही है। उड़द, अरहर इनकी बात हो रही है। तिलहन यानी कि मूंगफली, सरसों, इनकी बात हो रही है। ठीक है, राम तिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना, ये भी नया है, ध्यान देना। राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में राम तिल फसल के उत्पादन में वृद्धि करना। अब यहां पर ध्यान देना, राम तिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना, पहली चीज तो ये एसटी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में इस राम तिल फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए है। योजना कृषकों को निशुल्क बीज, मिनी किट, उर्वरक, फसल प्रदर्शन पर अनुदान एवं कृषक प्रशिक्षण का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है। लागू, ये लागू है आपके जगदलपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर। ठीक है, 1 2 3 4 5 बस्तर संभाग के 5 जिले, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, और आपके सरगुजा संभाग के 4 जिलों में लागू है। प्रश्न पूछा जाएगा कि राम तिल उत्पाद प्रोत्साहन ये कितने जिलों में लागू है, तो 5 और 4 9 जिलों में लागू है। ठीक, नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। पहला प्रश्न तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष से लागू हुआ, तो वर्ष 2018 से यह लागू हुआ है, जिसमें 6000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है। देखिए 2000 रुपए 4 माह में प्रदान किया जाता है, यानी कि 12 महीने हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 किस्त में हर 4 महीने में 2 हजार रुपए प्रदान किया जाता है। एक साल में टोटल 6000। पात्र हितग्राही हमारे छत्तीसगढ़ में नवंबर 2025 तक की स्थिति में 24,70,640 किसान इस आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही है। ठीक, लाभार्थी किसान परिवार जिनका नाम भू अभिलेख में दर्ज है तथा अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें जो है इसका लाभ मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है मिलेट्स या लघु धान्य मिशन। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में लघु धान्य फसलों जैसे कोदो, कुटकी, रागी की उत्पादकता में वृद्धि, सुरक्षित भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन एवं दैनिक आहार में इनका उपयोग इत्यादि इसका मुख्य उद्देश्य है।
इसका क्रियान्वयन 5 वर्षों तक किया जाएगा। 2022-23 से प्रारंभ हुआ है, 2026-27 यानी कि इस वित्तीय वर्ष में के लिए ये लागू है। समर्थन मूल्य, प्रदेश सरकार कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया और वर्तमान में भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 3200 रुपये प्रति कुंटल की दर से कोदो, 3350 रुपये प्रति कुंटल की दर से कुटकी और रागी का है 3846 रुपये प्रति कुंटल। शामिल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है लेकिन उसकी भी एक कैटेगरी है मोटे अनाज के अंतर्गत 8 जिले गरियाबंद, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर इसके अंतर्गत शामिल है। इन 8 जिलों के नाम भी याद रखना, कथन आधारित प्रश्न बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट कृषक उन्नति योजना, रिपीटेड क्वेश्चन इससे बहुत से बन रहे हैं और ये काफी हाईलाइट में भी रहता है। कृषक उन्नति योजना जो कि 12 मार्च 2024 को आपके बालोद जिले से लागू किया गया। इस योजना इसमें क्या, ये योजना क्या है, 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी करना व 21 कुंटल प्रति एकड़ के मान से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करना। जैसे कि आगे आपको बताऊंगा ये है क्या, आपको तो बार बार बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे। योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 से मार्कफेड, खाद्यान्न विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास लिमिटेड तथा संचालनालय कृषि के माध्यम से किया जा रहा है। भुगतान खरीफ विपणन वर्ष 2025 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान, धान कॉमन, देखो जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है और ये जो 3100 रुपये प्रति कुंटल की बात की गई है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने डिसाइड किया है। तो प्रदेश के किसान अगर अपना धान बेचने के लिए जाते हैं मंडियों में तो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो राशि है 2369 रुपीस या ग्रेड ए का जो राशि है 2389 रुपीस, इसका भुगतान केंद्र सरकार करेगा। और जो प्रदेश सरकार ने 3100 रुपये की बात की है तो उसकी जो अतिरिक्त राशि है 731 रुपये प्रति कुंटल या ग्रेड ए के लिए 711 रुपये प्रति कुंटल, तो ये जो अतिरिक्त राशि का भुगतान है ये राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से करती है। 3100 रुपये में से आपका 2369 ये राशि केंद्र सरकार दे देगी डायरेक्ट, और जो बचा हुआ 731 रुपये है ये राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदान करेगी। तो टोटल प्रदेश के किसानों को कितना मिला, 3100 रुपये, जिसमें से मैक्सिमम राशि एमएसपी का मिला और जो बचा हुआ जो आपका 731 रुपये है वो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से मिला। अधिकतम 15,351 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, 1 एकड़ से 21 क्विंटल होता है तो इस कुछ नहीं, बस 21 मल्टीप्लाई बाय 731 कर दिया है, वही बात है। ठीक, और वैसे ही आपका अधिकतम जो है ग्रेड ए के लिए 14,931 रुपये प्रति एकड़। ठीक, अब देखो कृषक उन्नति योजना में जो है आपका पात्र हितग्राही कौन है। कृषक एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत, यानी कि किसान जिन्हें धान बेचना है और वो पहले उन्हें अपना पंजीकरण कराना होता है। पिछले खरीफ में धान की खेती कर सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसान वर्तमान में धान के स्थान पर, अच्छा ये नया ऐड किया गया, इसको ध्यान देना, वर्तमान में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसलें, कोदो, कुटकी, रागी या कपास की खेती करने वाले किसान, आगे बताऊंगा इनको क्या लाभ मिलता है। प्रश्न पूछा गया था कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर किन फसलों का उपज या उत्पादन करने पर आपके इन्हें प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये अलग से प्रदान किया जाता है। उसमें आपका दे दिया था जैसे जे दलहन, के तिलहन, फिर उसके बाद एम मक्का, फिर दिया था एन कोदो, कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब देखिए अपात्र कौन होंगे इसके अंतर्गत, संस्थागत समिति जैसे कोई ट्रस्ट है, मंडल है, प्राइवेट लिमिटेड है, शाला विकास समिति, केंद्र राज्य शासन के संस्था इस योजना के अंतर्गत अपात्र है। अब जैसे वर्तमान में इसमें कहा गया है कि ऐसे किसान जिसने इस खरीफ विपणन वर्ष में धान की फसल नहीं ली है और धान के स्थान पे उसने कोई दलहन फसल लगाया है या कोई तिलहन फसल लगाया है या मक्के का उत्पादन किया है, या देखिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में
सर्वाधिक पूरे ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा कीमत पर आपके धान की खरीदी की जाती है, 3100 रुपए प्रति कुंटल। तो हर कोई किसान ज्यादा से ज्यादा धान का ही उपज ले रहा है। तो अन्य फसलों को भी प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य, ये सभी नाम याद रखना, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, मक्का, लघु धान्य यानी कि कोदो, कुटकी, रागी और कपास, ये नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आया, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनको क्या मिल रहा है, ये भी ध्यान देना। विगत वर्ष में एकीकृत पंजीकृत पोर्टल में पंजीकृत ऐसे किसान जिन्होंने धान फसल लगाई हो पिछले साल तथा प्रदेश की सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय भी किया हो, धान बेचा भी हो, धान की उपज भी ली है और धान बेचा भी है, उन्हें धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन तथा गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर 11,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दूसरा, खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, लघु धान्य फसल, कोदो, कुटकी एवं रागी तथा कपास लेने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं गिरदावरी में रकबे की पुष्टि उपरांत मान्य रकबे पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसमें क्या बोला गया है, जिसने पिछले साल धान विक्रय किया था और धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल इस साल लेने वाले हैं, उन्हें 11,000 रुपये, और जो ऑलरेडी ले रहे हैं उन्हें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना, पहली बार जोड़ा गया है और इसका जिक्र बजट में भी है। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में इस आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना का जिक्र हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संचलित, ये राज्य के उत्तरी पठारी क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है, सरगुजा संभाग पूरा पठारी क्षेत्र है, तो सरगुजा, बलरामपुर एवं जशपुर, इन 3 जिलों के नाम याद रखना, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना किन जिलों में संचालित है, तो पहला तो उत्तरी पठारी क्षेत्र, और उसमें भी रायपुर, बलरामपुर और सरगुजा तीनों आपस में पड़ोसी जिले हैं। आलू फसल के नवीन किस्मों का उपयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना तथा फसल चक्र में समायोजन द्वारा फसल सघनता, किसान आय में वृद्धि करना है। योजना अंतर्गत 0.40 हेक्टेयर हेतु फसल प्रदर्शन पर, यानी कि फसल उत्पादन, वही प्रदर्शन बोला जाता है, फसल प्रदर्शन पर अधिकतम देय अनुसार राशि अनुदान, जैसे कि आलू बीज 800 ग्राम हेतु 40,000 रुपये, जैव उर्वरक सूक्ष्म तत्व हेतु 500 रुपये और पौधे संरक्षण रसायन हेतु 500 रुपये, यानी कि फसल पहले तो आलू के बीज के लिए 40,000 रुपये दिया जाएगा। 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र की बात हो रही है, एरिया के हिसाब से राशि कम ज़्यादा होगी। उसके जैव उर्वरक के लिए 500 रुपये और पौधे संरक्षण रसायन हेतु 500 रुपये। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में उत्तरी पठारी क्षेत्र, मैनपाट, शंकरगढ़, कुसमी और बगीचा में आलू प्रदर्शन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सौर सुजला योजना। प्रश्न पूछा जाता है कि सौर सुजला योजना की शुरुआत कब हुई, तो सौर सुजला योजना की शुरुआत हुई 1 नवंबर 2016 को। उद्देश्य, विद्युत विहीन खेत में सौर पंपों को अंशदान पर स्थापित प्राथमिकता प्रदान करना। जैसे कि बहुत से ऐसे कृषि क्षेत्र है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पोल वहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो वहां पर विद्युत, ऐसे खेत को क्या कहा जाएगा, विद्युत विहीन खेत, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है, वहां पर सौर सिंचाई पंप, ऐसे पंप जो सौर ऊर्जा से चलेंगे, को अंशदान पर स्थापित करना, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत फंड जो है प्रदेश सरकार प्रदान करेगा। स्थापना, योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में अब तक की स्थिति, सोलर पंपों की स्थापना 1,63,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित हो चुके हैं। जब से ये योजना लागू हुआ तब से लेके अब तक सोलर पंपों से सिंचित कृषि भूमि ये है आपका 1,95,778 हेक्टेयर प्रति वर्ष। टोटल इतने स्थापित हो चुके हैं और इन पंपों के द्वारा इतना क्षेत्रफल सिंचित किया जा रहा है। बीमा का प्रावधान, स्थापित पंपों का 5 वर्षीय रखरखाव एवं बीमा का प्रावधान भी किया गया है। विशेष योजना के माध्यम से 65% से अधिक सोलर पंप की स्थापना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों की भूमि में किया गया है। जो टोटल आपके स्थापित हुए हैं सौर सुजला योजना के अंतर्गत सौर कृषि पंप, उसमें से आपका 65% तो केवल ST SC कैटेगरी के ही किसानों की भूमि पर हुआ है। प्रगति,
योजना अंतर्गत 2024-25 में राशि 200 करोड़ के लागत व्यय पर 7500 नग पंप स्थापना का कार्य किया जा रहा है। अब इसमें जो अंशदान की बात की गई है वो अंशदान है क्या, इसको भी समझिए। जैसे कि सोलर पंप जिसकी क्षमता 3 हॉर्स पावर है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 7,000 रुपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 12,000 रुपए तक और सामान्य किसानों को जो है 18,000 रुपए तक का अंशदान प्रदान करती है प्रदेश सरकार। वहीं 5 हॉर्स पावर के पंप के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 10,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 15,000 और सामान्य वर्ग के किसानों को 20,000 रुपए तक की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह अंशदान से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कृषक जीवन ज्योति योजना प्रारंभ कब हुआ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। यह प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। उद्देश्य कृषि पंपों के विद्युत खपत पर छूट। जो आपका कृषि पंप सिंचाई के लिए यूज किए जाते हैं उसका बिजली बिल काफी ज्यादा आता है, तो उनके बिजली बिल पर छूट देने के लिए लाया गया कृषक जीवन ज्योति योजना। हितग्राही सितंबर 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 8.27 लाख पात्र हितग्राही मौजूद है। विद्युत छूट 3 हॉर्स पावर तक के पंप पर 6,000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दिया जाता है। यानी कि एक साल पर जो पात्र हितग्राही है वो एक साल में अगर 6,000 यूनिट विद्युत को खपत करते हैं तो उसमें छूट। देखिए 3 हॉर्स पावर का पंप है, अब मान लीजिए उसने एक साल में जो है उसने टोटल 10,000 खपत किया, तो 10,000 खपत में से 6,000 पर उसे कोई बिल नहीं देना होगा, बचा हुआ 3,000 पर उसे बिल देना होगा। वैसे ही 3 से 5 हॉर्स पावर के पंप पर 7500 यूनिट प्रति वर्ष जो है आपका बिजली बिल में छूट दिया जाता है। इसी कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत लाया गया छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत ही ये संचालित है। अब ये क्या है, इसमें लाया गया किसानों के बिजली बिल का टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट। टैरिफ रेट का मतलब जैसे कि प्रति यूनिट 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए जो आप घरों का भुगतान करते हैं बिजली बिल, वो टैरिफ रेट पे करते हैं कि एक आपके यूनिट आपका बिजली जलेगा तो उस पर कितना आपको बिजली बिल देना होगा। तो टोटल आपका जो यूनिट रहेगा वो टैरिफ रेट से मल्टीप्लाई होकर के आपका बिजली बिल आता है। उसके स्थान पर लाया गया है फ्लैट रेट। अब ये क्या है, 5 हॉर्स पावर या उससे कम के पंप, यहाँ पे 5 हॉर्स पावर को रेफरेंस लिया गया है। 5 हॉर्स पावर तक या उससे कम का जो पंप है, यानी कि 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 3.5, 4 ऐसे बात हो रही है, तो 5 हॉर्स पावर तक के पंप पर पहला पंप, दूसरा पंप, जैसे कि खेती उनका एरिया बड़ा है, किसी ने 1 पंप लगाया, 2 पंप लगाया, 5 पंप लगाया, 6 पंप लगाया, 8 पंप लगाया, डिपेंड करेगा कृषि भूमि के ऊपर, तो पहले और दूसरे पंप के लिए 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह उन्हें देना होगा। उसके बदले वो कितने भी विद्युत का खपत करे। 5 हॉर्स पावर या उससे कम, अब उसने पहला दूसरा लगा लिया तो पहले दूसरे पे 200 रुपए, उसके तीसरा चौथा या उसके बाद कोई भी पंप लगाया तो 300 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह देना पड़ेगा। अब किसी ने 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा लगाया, 6, 8, 10, तो उसमें पहले और दूसरे पंप के लिए 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह और तीसरे, चौथे, पांचवा अन्य के लिए 300 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एक ही क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब से लागू हुआ? ये लागू हुआ आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 से। क्या है? मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्य संघ शासित प्रदेशों में जो है इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। उद्देश्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन को पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्र में किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है। अनुदान मत्स्य पालकों को योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को इकाई लागत पर 40%, ST/SC महिला हितग्राहियों को इकाई लागत पर 60% का अनुदान दिया जाता है। वहीं जो कुल लागत व्यय होगा, जैसे कि मछली पालन के लिए जो एक सेटअप बना के दिया जाएगा, उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40% का है। उतना डिटेल में इससे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। क्यों दिया है? मेरे को तो ये टॉपिक ही यूजलेस लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि यांत्रिकरण। अच्छा, इस बार कृषि यांत्रिकरण के डाटा में थोड़ा चेंज किया है।
प्रदेश के सीमांत के कृषकों को, ध्यान देना ये सीमांत कृषकों की बात हो रही है, सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना विभिन्न कृषि कार्यों की सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पाद में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संचालन कृषकों को कृषि यंत्र उपकरण उपलब्ध कराने एवं कृषि यंत्र सेवा केंद्र, फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, एक टेबल दिया गया है जिसमें ST SC महिला लघु एवं सीमांत कृषकों की बात हो रही है। पहली चीज तो ये आपका लघु एवं सीमांत कृषक जिसमें ST SC और महिला है, इसमें अन्य वर्ग के किसान हैं और इसमें वन पट्टाधारी की बात हो रही है। जैसे कि यंत्र के नाम, कृषि यंत्र क्रय पर अनुदान दिया जाएगा, जैसे किसी को ट्रैक्टर खरीदना है या कंबाइन हार्वेस्टर लेना है, पावर लीटर, स्वचालित एवं शक्ति चलित यंत्र, पावर हार्वेस्ट संबंधित यंत्र, ये सारा कुछ लेना है तो उसमें कीमत का जो कुल कीमत होगा उसका 50% इन कैटेगरी के लोगों के लिए, अन्य किसान के लिए 40% और वन पट्टाधारी हेतु 90% का अनुदान दिया जाएगा। हाथ से चलने वाले औजार या बैल संचालित अगर कोई यंत्र है तो उसमें कुल कीमत का 50% ST SC महिला वर्ग के लिए, अन्य किसान के लिए 40% और वन पट्टाधारी के लिए 90% निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मार्ग नेट पोर्टल क्या है? योजना अंतर्गत मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क भारत सरकार की द्वारा संचालित है। क्रियान्वयन कंप्यूटर के माध्यम से मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव का जानकारी पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित किया जा रहा है। एक मार्क नेट पोर्टल पर माह 2006 से जानकारी प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के 69 कृषि उपज मंडी और 118 उप मंडी की जानकारी पोर्टल पर नियमित प्रेषित की जा रही है। अब यहां पर ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कृषि उपज मंडियों की संख्या है 69 और उप मंडियों की संख्या है 121। अब कोई ये मत बोलना कि यहां पर लिखने में कोई गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस एक मार्ग नेट पोर्टल वाले टॉपिक में 69 और 118 ही दिया है, लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी और उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो 69 और 121 है। ठीक है, आगे और दिया जानकारी, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी और उप मंडियों की संख्या, मंडियों की संख्या है 69 और उप मंडियों की संख्या है 121। ये डाटा आपको याद करना है। ठीक, एग्रो मार्केट या सी मार्ट ये धमतरी में संचालित है। दूसरा है उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रायगढ़ और राजनांदगांव में है। कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर में है। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में है। बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में है। सब्जी बीज प्रगुण क्षेत्र बाना, रायपुर और राजपुर दुर्ग में है। पौधा संरक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ये राजनांदगांव और रायपुर में है। अब तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक नजर रख लेना। लेकिन ये वाला ना जो बॉक्स है ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक, नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना। 4 यहाँ पे सिंचाई परियोजना दिए गए हैं। जो स्टार मार्क है यानी कि अरपा भैंसाझर, ये पूर्ण होने की संभावित अवधि दिसंबर 2026 की इसकी है। अरपा भैंसाझर परियोजना जो कि बिलासपुर के कोटा के अंतर्गत भैंसाझार ग्राम में अरपा भैंसाझार परियोजना जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। इससे बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा और तखतपुर ये लाभान्वित होंगे। इसकी प्रस्तावित क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। वर्तमान में उपलब्ध सिंचाई क्षमता दिसंबर 2025 तक की स्थिति में है 13,165। कुल क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें से वर्तमान में यानी कि दिसंबर 2025 तक की स्थिति में 13,165 हेक्टेयर जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मिनी माता हसदेव बांगो जो आपकी परियोजना है कोरबा जिले के बांगो में है। इसके अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से आपके क्षेत्र लाभान्वित है? कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ लाभान्वित है। ठीक है, इसकी क्षमता प्रस्तावित सिंचाई क्षमता थी 4,20,796। दिसंबर 2025 तक की स्थिति में इसने पूर्ण भी कर लिया है। आपका 4,20,796 इसकी टोटल प्रस्तावित थी और उतना सिंचाई जो है सुविधा उपलब्ध भी है इसमें।
केलो परियोजना जो कि रायगढ़ के दनोट ग्राम में स्थित है, इसमें रायगढ़, खरसिया, सरिया, चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत लाभान्वित है। इसकी प्रस्तावित क्षमता है 22,810 हेक्टेयर, जिसमें से दिसंबर 2025 तक की स्थिति में इस 22,810 हेक्टेयर प्रस्तावित सिंचाई क्षमता में से 9,432.27 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध है। दूसरा है सिद्ध बाबा जलाशय जो कि लमती नदी के ऊपर है। ये आपका खैरागढ़ छुई खदान, गंडई जिले के छुई खदान के उरतुली ग्राम में ये आपका जलाशय बनाया जा रहा है। खैरागढ़, दुर्ग, बेमेतरा जिला इससे लाभान्वित होंगे। इसकी प्रस्तावित क्षमता है 1,840 हेक्टेयर। अभी केवल निर्माण चल रहा है, अभी सिंचाई उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है। औद्योगिक संस्थानों को जल आपूर्ति के लिए निर्मित बैराज, एक बैराज जो है ये जल आपूर्ति करते हैं किसे, आपके सिंचाई के लिए, जबकि कुछ बैराज अलॉट किए गए हैं उद्योगों को पानी आपूर्ति करने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को वाटर सप्लाई के लिए, जैसे कि रायपुर का समोदा बैराज, ठीक है, लाभान्वित उद्योग, इसमें एक फैक्ट्री को जो है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। शिवरी नारायण बैराज, जांजगीर चांपा, जिसमें 2 उद्योग लाभान्वित है। बसंतपुर, देखिए कितने उद्योग लाभान्वित है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन से जिले में स्थित है। बसंतपुर बैराज, जांजगीर चांपा, मिरौनी बैराज, शक्ति, साराडीह बैराज, शक्ति, कलमा बैराज आपका रायगढ़, इन सभी बैराजों के माध्यम से टोटल 14 उद्योगों को वाटर सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बैराज के नाम और किस जिले में स्थित है ये भी याद रखना। ठीक। नेक्स्ट, इंटरलिंकिंग परियोजना इस साल जोड़ा गया नया टॉपिक है और इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है, नया ऐड हुआ चीज है तो इसको अच्छे समझना। इंटरलिंकिंग परियोजना उद्देश्य क्या है, प्रदेश की विभिन्न नदियों पर निर्मित परियोजनाओं में पूर्ण जल संग्रहण के पश्चात अतिरिक्त जल का समुचित उपयोग किए जाने हेतु नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। जैसे कि कोई एक डैम है, ठीक है, कोई एक डैम है, इस डैम में किसी नदी का पानी रोका गया और इसने अपनी पूर्ण आपकी जल भराव क्षमता इसने पा लिया। उसके बाद डेंजर जोन आता है तो अतिरिक्त पानी जो है नदियों में वापस छोड़ दिया जाता है। तो इंटरलिंकिंग परियोजना में क्या किया जा रहा है कि विभिन्न नदियों पर जो निर्मित परियोजनाएं हैं वो अपना पूर्ण जल ग्रहण कर लेंगे, तो उसके पश्चात जो अतिरिक्त जल बाहर छोड़ दिया जा रहा है उसे बाहर ना छोड़ करके 2 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। एक नदी का जल दूसरे नदी में भेजा जाएगा और वो पानी जाकर के किसी और डैम में स्टोर होगा, जो कि अपना ऐसा डैम जो कि अपना पूर्ण जल संग्रहण नहीं कर पाता, ऐसे 2 परियोजनाओं को नदियों के माध्यम से जोड़ना इंटरलिंकिंग परियोजना है। ठीक है, कोई डैम है जो कि ऐसे नदी के ऊपर बना हुआ है जिसमें बहुत सारा पानी उपलब्ध रहता है 12 महीना, और वो अपने जो लेवल है, जिस लेवल पे उसको सेट किया गया है उस लेवल पर वो पानी हर साल पहुंच जाता है और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे जबरदस्ती बहाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया गया है, ऐसे डैम जो कि अपना पूर्ण क्षमता हासिल कर लेते हैं, उसके विपरीत ऐसे डैम मौजूद है दूसरे नदी पर जो अपना पूर्ण क्षमता हासिल नहीं कर पाते, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी जो बहा जा रहा है उसे दूसरे 2 नदियों को आपस में जोड़ करके दूसरे डैम की भी पूर्ण क्षमता हासिल करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जल की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल के साथ औद्योगिक विकास करना उद्देश्य है। 5 इंटरलिंकिंग परियोजनाएं जो है प्रस्तावित है। एक महानदी इंद्रावती, यह इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, महानदी जो कि धमतरी से आपका कांकेर में इंटर करके वापस चले जाता है आपका उत्तर की ओर, वहीं पर इंद्रावती नदी जो कि आपका उड़ीसा से उद्गम होने के पश्चात मध्य बस्तर संभाग से होकर बहती है। तो ये दोनों नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है, दोनों प्रमुख नदी है। सीकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना, इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। पैरी महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, पैरी जो कि महानदी की एक सहायक है। रेहार अटेम जिसे जिंक भी कहा जाता है, लिंक परियोजना। मोंगरा खरखरा जल संवर्धन लिंक परियोजना। तो बस याद रखना कि प्रदेश में प्रस्तावित 5 आपके इंटरलिंकिंग परियोजना में कौन कौन से शामिल है, इंद्रावती महानदी, सीकासार कोडार, पैरी महानदी, रेहार अटेम और मोंगरा खरखरा। ये शुरू के नाम कम से कम याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट है भविष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रस्तावित नई योजनाएं। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले इंद्रावती महानदी जोड़ो परियोजना जो बड़े स्तर पर है। इंद्रावती नदी में बहने वाले व्यर्थ पानी
छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्सों को महानदी में प्रवाहित किया जाएगा। इंद्रावती नदी जो कि बस्तर संभाग से प्रवाहित होती है, और बस्तर वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा आपका पहाड़ी एरिया है और दुर्गम क्षेत्र है, तो बहुत सा पानी सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं होता और वो चले जाके विसर्जित हो जाता है गोदावरी में। तो इंद्रावती नदी में बहने वाला जो व्यर्थ पानी है उसे छत्तीसगढ़ राज्य, जो महानदी है, महानदी तो छत्तीसगढ़ के मध्य से होकर बह रही है और बहुत से जिलों को सिंचित कर रही है, तो उसकी सिंचाई क्षमता और वृद्धि करने के लिए महानदी का जो पानी है, इंद्रावती नदी का जो पानी है वो महानदी में जोड़ा जा रहा है। लाभान्वित इससे धमतरी, कांकेर, रायपुर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के कृषक एवं औद्योगिक संस्था को पानी उपलब्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोह मेला सिरपुर बैराज। मोहला नहीं है, मोह मेला सिरपुर बैराज। अब ये क्या है? ये प्रस्तावित है महानदी के ऊपर, ग्राम चिकली आरंग, रायपुर में प्रस्तावित है। अब देखो योजना क्या है, महानदी पर संरचना बनाने से पेयजल, पर्यटन, मनोरंजन, लिफ्ट सिंचाई से किसानों को पानी और बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी उपलब्ध। महानदी पर सिंगल लेन हाई लेवल ब्रिज के रूप में बैराज का उपयोग किया जाएगा, यानी कि डैम बनाया जाएगा और उस डैम के जहां पे दरवाजे लगे होंगे उसके ऊपर एक सड़क भी बनाया जाएगा ताकि एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से जाया जा सके। पर्यटन, सिरपुर बैराज के दूसरी तरफ राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र स्थित है। ठीक है, यानी कि देखिए बनाया जा रहा है रायपुर में, लेकिन एकदम रायपुर के बाउंड्री एरिया पे बनाया जा रहा है जिसके दूसरी तरफ आपका सिरपुर भी शामिल है। दूसरा है आपका मटनार बैराज, काफ़ी समय से ये चर्चा में है। मटनार बैराज जो कि बस्तर के इंद्रावती नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। बैराज जिसकी लंबाई 466 मीटर, ऊंचाई 32 मीटर तथा 14 नग रेडियल गेट प्रस्तावित है, यानी कि वही पानी को बहाव को कंट्रोल करने के लिए गेट। और इस मटनार बैराज के ऊपर 21 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत परियोजना भी इसमें प्रस्तावित है। 7 मेगावाट के 3 यूनिट स्थापित किए जाएंगे। जल भराव क्षमता रहेगी इसका लगभग 25 घन मीटर और सिंचाई प्रस्तावित। प्रथम चरण में विधानसभा चित्रकूट में बैराज के जल भराव को लिफ्ट कर 9 ग्रामों में नहरों के माध्यम से 1900 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है। इसमें याद रखना मटनार बैराज जो कि इंद्रावती नदी पर बस्तर जिले में प्रस्तावित है, इसमें 21 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत परियोजना भी प्रस्तावित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है देवरगांव बैराज। मटनार और देवरगांव दोनों का नाम एक साथ आता है। बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर यह प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई, ऊंचाई और रेडियल गेट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंचाई प्रस्तावित। प्रथम चरण में विधानसभा चित्रकूट के बैराज में जल प्रवाह लिफ्ट कर 9 ग्रामों में नहरों के माध्यम से 1800 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है। पेयजल आपूर्ति, जगदलपुर शहर को पेयजल आपूर्ति किया जाएगा इस देवरगांव बैराज के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीकासार कोडार इंटरलिंकिंग परियोजना निर्माण, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। परियोजना गरियाबंद जिले में मौजूद है आपका सीकासार जलाशय को महासमुंद के कोडार एवं केशवा, देखो नाम है आपका सीकासार एवं कोडार, लेकिन सीकासार जलाशय का जो पानी है वो कोडार और केशवा जलाशय में पहुंचाया जाएगा। इनको जोड़ने की परियोजना है। सीकासार बांध से कोडार बांध तक लगभग 112 किलोमीटर की लिंक नहर बनाया जा रहा है और पानी पहुंचाया जाना है इसमें प्रस्तावित है। विशेष सीकासार वृहद सिंचाई परियोजना में जल का उपयोग के बाद लगभग 100 मिलियन घन मीटर जल गैर मानसून सत्र में बचा रहता है। ठीक है, जिसका उपयोग महासमुंद जिले के पानी के कम आवक वाले कोडार एवं केशवा जलाशय में उपयोग किया जाएगा। यानी कि सीकासार जलाशय जो कि अपनी पूर्ण क्षमता हासिल कर लेता है, तो जो अतिरिक्त बचा हुआ लगभग आपका 100 मिलियन घन मीटर मानसून सत्र में बचा रहता है, बरसात के मौसम में बचा रहता है, तो ये पानी को पहुंचाया जाएगा क्योंकि वो पानी तो ऐसे ही बहा दिया जाएगा नदी में, तो उसलिए आपका 112 किलोमीटर का नहर बनाया जाएगा। कहां तक? कोडार और केशवा जलाशय तक। एक यहां पर एक ओवरव्यू यहां पे दिखाया गया है। सीकासार जलाशय जिसका जल भराव है 393.13 मीटर और आपका कोडार जलाशय 295, केशवा जलाशय 338, दोनों इससे छोटे हैं। तो देखो सीकासार जलाशय से जो पानी है ये 112 किलोमीटर की इंटरलिंक यहाँ पे बनाई जाएगी और ये पहुंचाया जाएगा कोडार जलाशय में और केशवा जलाशय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बगिया बैराज सह दाबित
उद्वहन सिंचाई योजना जशपुर जिले के कांसाबैल के मैनी नदी पर प्रस्तावित है बगिया बैराज। ठीक है। सिंचाई सुविधा 8,454 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा, खरीफ लगभग आपके 4,831 हेक्टेयर खरीफ और 3,623 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई सुविधा इसमें उपलब्ध होगी। लाभान्वित कांसाबैल विकासखंड, जशपुर जिले का कांसाबैल विकासखंड के 13 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। विशेष योजना के तहत मैनी नदी के दाईं और बाईं तट के 13 गांव के 4,831 हेक्टेयर भूमि को एक बैराज एवं 2 पंप हाउस से सिंचाई व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 1 मिनट रुकना थोड़ा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहां तक तो आपको पूरा खत्म हो जाता है। अब ये जो डाटा है ना, ये भी एग्जाम में आता है कि भारत के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन के आधार पर यहां पे अलग अलग फसल दिए गए हैं और भारत में सर्वाधिक उस उपज का उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि चावल के उत्पादन, यहाँ पे डाटा दिया गया है मिलियन टन पर और अखिल भारतीय में उसकी भागीदारी कैसे है। एक ठोक का एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाकी सबकी हम रैंकिंग देखेंगे। चावल, भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, एक साइड दे देता है फसल के नाम और सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से है वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पे। उत्तर प्रदेश, जहां पर 20.76 मिलियन टन चावल का उत्पादन होता है। पूरे भारत भर में 13.82% हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की। सेकंड नंबर पर है तेलंगाना, 17.45 मिलियन टन, भागीदारी है 11.62% की। पश्चिम बंगाल का है 16.02 मिलियन टन, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 10.66 आपका प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वो टॉप 3 में भी शामिल नहीं है। ठीक है, चावल का उत्पादन पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। गेहूं का उत्पादन पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब। पंजाब के लोग जो सबसे ज्यादा रोटी खाते हैं वो तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। उत्तर प्रदेश इतने टॉप में क्यों रहता है? क्योंकि वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर स्थित है, गंगा की उपजाऊ भूमि है, इस कारण से वहां पे आपके खाद्यान्न फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला, कर्नाटक दूसरा, बिहार तीसरा। मोटे अनाज में राजस्थान पहला, कर्नाटक दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। तूर में महाराष्ट्र पहला, कर्नाटक दूसरा, झारखंड तीसरा। चने के उत्पादन में महाराष्ट्र पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, राजस्थान तीसरा। ये सारे डाटा याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन टॉप 3 के नाम याद होने चाहिए। कुल उत्पादन यानी कि कुल खाद्यान्न फसलों के कुल दलहन उत्पादन, एक तो चना हो गया, उसका दलहन के अंतर्गत तुअल, अरहर, उड़द, मूंग, ये सभी दलहन फसल है। तो कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, राजस्थान तीसरे नंबर पर है। कुल खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न के अंतर्गत चना, दलहन, मोटे अनाज, मक्का, गेहूं, चावल, ये सब शामिल है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में टॉप में उत्तर प्रदेश, क्योंकि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में है। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर है पंजाब। अगर तिलहन फसलों की बात करें तो सबसे पहले मूंगफली, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य तीनों। रेपसीड और सरसों, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान, उसका उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर हरियाणा। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। कुल तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, बस ये याद रखना। टॉप 3 में मतलब तिलहन के अंतर्गत सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन, ये तिलहन फसलें हैं जिससे तेल निकलता है। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश और तीसरे में है महाराष्ट्र। गन्ना के उत्पादन में फिर से यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है आपका कर्नाटक। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, कपास का याद रखना ना। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम टॉप 3। ठीक, पशु उत्पाद उपलब्धता, ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025, केंद्रीय एकीकृत न्यायाधीश सर्वेक्षण कार्यक्रम 2024-25। दूध उत्पादन की बात किया जाए तो 2024-25 में छत्तीसगढ़ में 2,162,000 टन दूध का उत्पादन हुआ। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, एक दिन में एक व्यक्ति को कम से कम 194 ग्राम दूध उपलब्ध होता है। अंडा उत्पादन 24,819 लाख
अंडे का उत्पादन हुआ 2024-25 में। प्रति व्यक्ति 81 अंडा प्रति वर्ष, एक साल में एक व्यक्ति को टोटल 81 अंडे मिलते हैं। मतलब ये एक ऑन एन एवरेज है, कोई अब ये मत बोलना कि सर शाकाहारी मांसाहारी, ओवरऑल एक एवरेज निकाला जाता है। मांस उत्पादन 64.32 हजार टन मांस का उत्पादन हुआ। प्रति व्यक्ति 2.11 किलोग्राम प्रति वर्ष मांस की जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। ऊन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में रहा 76.62 हजार किलोग्राम, ठीक है, इसका प्रति व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। अब अगर हम भारत की बात करें तो 2024-25 में पशुधन उत्पादों में वृद्धि पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में हम भारत का पढ़ रहे हैं अब, है ना। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत पहले नंबर पर है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है भारत में, ये तो याद रखना, ठीक है। कितने दूध का उत्पादन हुआ 2024-25 में? 247.87 मिलियन टन। प्रति व्यक्ति उपलब्धता, भारत में 485 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध होता है। और सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में गुजरात और पांचवें में है महाराष्ट्र। अंडा उत्पादन के मामले में पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत सेकंड नंबर पर है। 149.11 149.11 बिलियन नग, एक नग में काउंट हो रहा है ना, गिनती, इतने अंडे का उत्पादन हुआ। 106 अंडा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्ध होता है। सर्वाधिक अंडे का उत्पादन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। मांस का उत्पादन पूरे विश्व में, मांस के उत्पादन के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। 10.50 मिलियन टन मांस का उत्पादन हुआ। 7.7 किलो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मांस उपलब्ध होता है। सर्वाधिक मांस का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऊन का उत्पादन पूरे भारत भर में ऊन का उत्पादन हुआ 34.57 मिलियन टन, जिसमें टॉप सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा होता है समाप्त। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, पढ़ने के लिए बहुत सारे फैक्ट है। जो नई आपकी प्रस्तावित योजनाएं हैं, नदियों की, जलाशयों को जोड़ने की, जो नए बैराज है उस पर मेन फोकस करना। जो टॉपिक आपको अलग से हाईलाइट करके बताया वो सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ करके जाना। टॉपिक बड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे बोरिंग लगता है, नो डाउट। जब मैं भी अपने टाइम पे पढ़ता था मुझे इकोनॉमिक सर्वे बहुत बोरिंग लगता था, और जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया तो इसलिए मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे ही चुना, क्योंकि जो टॉपिक मेरे को सबसे ज़्यादा कठिन लगता था मैं चाहता था कि उसी को मैं सबसे पहले अपने प्रैक्टिस के लिए उस पर वीडियो बना करके अपना भी प्रैक्टिस करूं और दूसरों को भी बताऊं। तो आज के डेट में जो है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवा होता है समाप्त। अच्छे से पढ़िएगा। चलिए।